Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज के क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, उसको कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में बेटा हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देखेंगे कि प्लांट्स की बॉडी में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और एक और वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम क्या करते हैं, हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बातें पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है all the living organism respond and react to changes in the environment around them। सबसे पहली लाइन कह रही है इस चैप्टर की कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरनमेंट में, सभी क्या करते हैं, सभी एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस की तरफ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, चाहे हम हो चाहे आप हो, एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सन रेज आती हैं, हमारी आईज अपने आप बंद हो जाती हैं। किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हम हाथ लगाते हैं, अपने आप हाथ पीछे चला जाता है ना। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट में चेंज ही तो है, और उस चेंज की तरफ हम रिएक्ट भी करते हैं। वो जो सन रेज आ रही थी वो एक चेंज था, और उनकी वजह से हमने क्या किया, आईज क्लोज की। हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया, क्या हुआ, चेंज हुआ एनवायरनमेंट में कुछ, और उसके रिएक्शन में हमने क्या किया, हाथ पीछे किया, तो हमने रिस्पॉन्स किया उसे। तो क्या बोल रही हूं मैं कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो बेटा, उसकी तरफ हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये बार बार अच्छा नहीं लग रहा ना बोलने में, एनवायरनमेंट में चेंज, एनवायरनमेंट में चेंज। तो इसको ना हमारी बायोलॉजी ने बेटा एक नाम दे दिया है। क्या नाम है, स्टिमुली। स्टिमुली क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है उसे हम बुलाते हैं स्टिमुली। स्टिमुली कुछ भी हो सकती है जिसके तरफ हम रिएक्ट कर रहे हैं, कोई डर, कोई टेम्परेचर, कुछ भी। अगर हमारा रिएक्शन आ रहा है मतलब एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुली की तरफ रिएक्ट करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, changes in the environment to which the organism responds and react are called stimuli। वो चेंजेस एनवायरनमेंट में जिनकी तरफ कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है और रिएक्ट करता है, उन चेंजेस को हम क्या बुलाते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं स्टिमुली। स्टिमुली क्या क्या हो सकता है, लाइट की वजह से तो हम कर रहे थे हीट, ठीक है, हीट की वजह से हम क्या कर रहे थे, हमारे हाथ को पीछे ले जा रहे थे। कोल्ड, साउंड का आपने देखा होगा, हम लोग बहुत ज्यादा तेज साउंड होता है ना, तो उसकी तरफ भी हम लोग एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। स्मेल, ऑफ कोर्स स्मेल की तरफ भी करते हैं। बहुत अच्छी ओडोर होती है तो हमारे रिएक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, गंदी ओडोर होती है तो हमारे रिएक्शन वैसे होते हैं। देन हमारा है टच, ठीक है। अब बात आती है, मैंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करी है, तो बेटा जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, और दोनों लोग ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, दोनों का तरीका बहुत अलग अलग है। जिस तरीके से प्लांट करते हैं उस तरीके से एनिमल्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि एनिमल्स थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम है, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है। तो मैम प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं स्टिमुली की तरफ, वही मैं आपको बताने आई हूँ इस क्लास में, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन डिफरेंट मैनर्स। दोनों ही प्लांट और एनिमल क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट दोनों का मैनर क्या है बेटा, डिफरेंट है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस organ of an organism to adjust the vital activities of life is called coordination।
क्या कह रहे हैं? अच्छा, कोऑर्डिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक केस समझाती हूँ कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। एक केस देती हूँ बड़ा अच्छा सा। हुआ क्या है, एक डॉग बैठा हुआ है और हम बच्चे हैं 10th क्लास के। हम मस्त जा रहे हैं, हमने क्या देखा, वो डॉग बैठा हुआ है और वो बहुत शांति से बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। ऐसे ही हमारे दिमाग में खुरापात जागी, हमने क्या किया, जाके उसकी टेल पर पैर रख दिया। अब आपको भी पता है क्या होने वाला है, क्या होगा, वो आपके पीछे पड़ेगा और आपकी ब्रेन को ये पता है कि अगर आपको उससे बचना है तो आपको उससे तेज भागना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, डॉग आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको डॉग से तेज भागना है। अब देखिए इसमें होगा क्या, अगर आपको तेज भागना है तो आपकी मसल्स, एक मिनट कलर चेंज करो, तो फिर आपकी मसल्स को बहुत अच्छा वर्क करना पड़ेगा, तब वो तेज भाग पाएगा। अब ब्रेन कहता है बात तो सही है, मसल्स को अच्छा करना पड़ेगा तभी ये भाग पाएगा, वरना डॉग तो इसको काट लेगा। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन मसल्स के पास जाता है और मसल से कहता है कि मसल भाई एक काम करो, तुम जरा तेज से अपना वर्क करो, वरना इस बच्चे को तो डॉग काट लेगा। मसल्स कहती है एक बात बताइए, हम तो तेज वर्क कर दें, पर हमें एनर्जी तो तभी मिलेगी ना जब बहुत अच्छे से मेरे पास न्यूट्रिएंट आएंगे, बहुत अच्छे अमाउंट में मुझे एनर्जी मिलेगी। कहता है बात तो सही है। फिर अब मसल्स कहती हैं, ब्रेन कहता है बताओ क्या करें, है ना। तो मसल्स कहती हैं एक काम करो, तुम ब्लड हार्ट के पास जाओ और हार्ट से कहो ज्यादा ब्लड पंप करें। ज्यादा ब्लड पंप होगा तो क्या होगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे मेरे पास ब्लड के थ्रू। तो फिर अब ब्रेन हार्ट के पास जाता है, हार्ट के पास गया, हार्ट से कहा कि हार्ट यार तुम एक काम करो, ज्यादा ब्लड को पंप करना शुरू कर दो, ताकि क्या हो, मेरे पास ज्यादा न्यूट्रिएंट आने लगे और मसल्स के पास पहुंच जाए और ये बच्चा जो इसके पीछे डॉग पड़ा हुआ है ये बच जाए। हार्ट कहता है चलो मैं पंप कर दूं ज्यादा। क्या होगा उसमें, आपका ज्यादा न्यूट्रिएंट आ गया, ज्यादा ब्लड पंप करूं, लेकिन जब तक रेस्पिरेशन आपका फास्ट नहीं होगा तब तक आपका ये जो न्यूट्रिएंट ब्लड में आए हैं इनसे एनर्जी मिलेगी ही नहीं। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा ना, ब्लड में कितने पे न्यूट्रिएंट्स हो, एनर्जी हमें तभी मिलती है जब रेस्पिरेशन के थ्रू वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एटीपी तभी बनेगा। तो वो कहता है मेरा कुछ नहीं होगा, आप लंग्स के पास जाओ और लंग्स से कहो कि वो अपना रेस्पिरेशन रेट बढ़ा दें, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बढ़ा दें। वो एक्सचेंज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका मेरे पास ज्यादा खाना आएगा, ज्यादा खाना टूटेगा, मसल्स के पास ज्यादा एनर्जी जाएगी। तो अब भाई वो लंग्स के पास गया, लंग्स से बोला लंग्स यार तुम एक काम करो, ज्यादा रेट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू कर दो, ताकि ये बच्चा क्या करे, इसको ज्यादा रेट में ऑक्सीजन आएगी तो आपका फूड ज्यादा अच्छे से टूटेगा, ज्यादा अच्छे से टूटेगा तो ब्लड में ज्यादा अच्छे से सप्लाई होगा, ज्यादा अच्छे सप्लाई होगा तो मसल्स के पास अच्छी न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, अच्छी एनर्जी जाएगी। अब ये कहता है कि मैं तो तब ये काम करूं, अब सोचिए मैं ज्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज करने लगूं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आए ही ना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है। सोचो क्या हो, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन ही ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहो डाइजेशन का रेट बढ़ा दे। अब भाई हमारा हार्ट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट नहीं सॉरी ब्रेन कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आप एक काम करो, आप ना अपना जो ये खाना है ना इसको तोड़ने का रेट बढ़ा दो। वो कहती है क्यों, कहता आप खाने को तोड़ने का रेट बढ़ा देंगी तो क्या होगा, आपका खाना ब्लड में ज्यादा जाएगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा तो वो खाना ज्यादा स्पीड से टूटेगा, ज्यादा स्पीड से टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी बनेगी और वो ज्यादा एनर्जी ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी और कहाँ, मसल्स पर पहुंच जाएगी और उसके क्या हो जाएगी, मसल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो तेज भाग पाएगा। मैम आपने ये पूरी कहानी क्यों बताई, ये सिचुएशन हमें दी ही क्यों? बेटा सिचुएशन एक थी कि डॉग पीछे पड़ा हुआ था, हमें उससे तेज भागना था। आपने देखा इस एक सिचुएशन के लिए हमारे कितने सारे ऑर्गन जुड़ गए,
यही होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स का, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स का एक साथ फंक्शन करना, एक साथ काम करना, इसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने देखा काम बस कंडीशन इतनी सी सिचुएशन थी कि हमें तेज भागना था, और तेज भगाने के लिए हमारी मसल्स ने काम किया, हार्ट ने काम किया, लंग्स ने किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने किया। और जब सब सिस्टमैटिक वे से करेंगे, टाइम टू टाइम करेंगे, एक के बाद एक करेंगे, तभी ये चीज हो पाएगी। वही तो लिखा हुआ है, इसीलिए मैं ये आपको समझा रही थी। The working together of a various organ of an organism to adjust the vital activities of life is called coordination. Working together मतलब एक साथ काम करना, किसका? वेरियस ऑर्गन का, किसके थ्रू? ऑर्गेनिज्म के थ्रू। किस लिए? वाइटल एक्टिविटीज कराने के लिए लाइफ की। इसे ही हम क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेशन बुलाते हैं। क्या समझ गए बेटा मेरे कोऑर्डिनेशन क्या होता है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन को कराने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। जैसे क्लास को मेंटेन करने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है, तो ये जो इतने सारे ऑर्गन वर्क करेंगे तो इनके लिए गाइडर चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब ये कंट्रोल कैसे होता है, आ जाइए इसकी बात करते हैं। बेटा अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो चीजें हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके हार्मोन्स, ग्लैंड्स, इनकी बातें करेंगे। नर्वस सिस्टम में हम हमारे ब्रेन की बातें करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की बातें करेंगे। लेकिन भाई प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्लांट्स के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो की हेल्प से होता है, मूवमेंट की हेल्प से होता है, क्योंकि प्लांट हमारी तरह चल भाग भी नहीं सकते पूरी बॉडी उनकी, ठीक है। और किसके हेल्प से होता है? और हार्मोन्स के हेल्प से होता है, ठीक है। जो कि प्लांट के पास ब्रेन नहीं है, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, तो इनके में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? मूवमेंट की हेल्प से होता है और हार्मोन्स के हेल्प से होता है। आइए जरा देखते हैं कैसे होता है। दी प्लांट मूवमेंट की बातें कर रहे हैं पहले। दी मूवमेंट इन प्लांट्स आर नॉट अपियरेंट एज इन केस ऑफ एनिमल्स। बेटा जी जिस तरीके से एनिमल्स के केस में ये जो मूवमेंट होते हैं ये हम इतने इजीली दिखाई दे जाते हैं, है ना। मैं एक जगह से आप देख पा रहे होंगे, मैं पूरे में टहल टहल के पढ़ा रही हूँ। प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता। क्या आपने कभी प्लांट को देखा है कि बहुत तेज से बारिश हो रही है तो वो उठ के दूसरी जगह चला गया? ये नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो यही कह रहे हैं कि प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं ना वो इतने अपरेंट नहीं होते, इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते जैसे हमारे अंदर दिखाई देते हैं। प्लांट जनरली शोज द मूवमेंट एट अ वेरी स्लो रेट। लेकिन बेटा प्लांट में मूवमेंट तो होते हैं, लोकोमोशन नहीं होता, पूरी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन पार्ट्स का तो मूवमेंट होता है ना। और वो मूवमेंट बहुत स्लो होता है, हमें इतने इजीली दिखाई नहीं दे जाता, स्लो मूवमेंट होता है। The higher plant are fixed to the substratum by means of root। आपके जो plants होते हैं वो एक जगह पर fixed होते हैं, किसके हेल्प से? रूट के हेल्प से। वो पूरा लोकोमोशन नहीं कर सकते हमारी तरह, पूरी जगह वो चेंज नहीं कर सकते हैं। They cannot move from one place to another। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं कर सकते हैं। They show movement of their organs only। बेटा इनमें सिर्फ और सिर्फ इनके ऑर्गन्स का ही मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। इनकी लीव्स मूव करेंगी, इनकी ब्रांचेस मूव करेंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा का पूरा प्लांट मूव कर रहा है। अब आ जाइए बेटा, प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं ना वो भी कई तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी जो प्लांट में मूवमेंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ट्रॉफिक मूवमेंट, एक होता है आपका नास्टिक मूवमेंट। बेटा नास्टिक मूवमेंट जब हो रहा होगा ना, पहली बात नास्टिक मूवमेंट में कभी भी स्टिमुलाई की डायरेक्शन पता नहीं चलती है। स्टिमुलाई मतलब चेंज इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्लांट के ऊपर एक सनरेज पड़ी, क्या होता है? प्लांट बेंड करता है, मूवमेंट शो हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है? जिस साइड में वो
बेंट कर रहा है या आपकी सन रेज की अपोजिट साइड में बेंट कर रहा है, हमें स्टिमुलाई की डायरेक्शन पता चल रही है इस मूवमेंट में, ठीक है। लेकिन नास्टिक मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनमें हमें स्टिमुलाई की डायरेक्शन पता ही नहीं चलती है कि क्या स्टिमुलाई थी, कहाँ स्टिमुलाई थी जिस वजह से प्लांट ने मूवमेंट शो किया। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट, आपने देखा होगा छुई मुई का प्लांट है ना, जिसे हम छुई मुई बुलाते हैं, टच मी नॉट मिमोसा पोडिका, उसको हम टच करते हैं। आप एक जगह पे टच करते हो, पूरी लीफ मूवमेंट को शो करती है ना, तो क्या हम उसके मूवमेंट से पता लगा सकते हैं कि हमने कहाँ टच, आप टच कर दो और पूरी मूवमेंट लीफ, तुरंत आप अपने फ्रेंड को बुलाओ और कब बताना मैंने कहाँ टच किया है, वो नहीं बता पाएगा। तो ये एक नास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट बेटा जी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। प्लस नास्टिक मूवमेंट में कभी भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, बस मूवमेंट हो जाएगा, बात खत्म। वहीं अगर हम बात करें ट्रॉफिक मूवमेंट की, ट्रॉफिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट में स्टिमुलाई किस डायरेक्शन में है हमें ये चीज पता चलता है, ठीक है, कि हमारा जो वो सन रेज पड़ रही है, स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, सन रेज पड़ रही है वो किस डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट में बेंड कर रहा है तो उसके अपोजिट, और उधर ही साइड कर रहा है तो उधर ही साइड सनलाइट है ना। वाटर की वजह से कर रहा है तो हमें ये भी पता चल जाता है। तो ट्रॉफिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जिनमें हमें स्टिमुलाई की डायरेक्शन पता चल जाती है, प्लस ट्रॉफिक मूवमेंट में प्लांट की ग्रोथ भी देखी गई है, ठीक है। तो मूवमेंट कितने तरीके के हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक होता है नास्टिक मूवमेंट जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, जिसमें प्लांट की कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंड होता है आपका डायरेक्शनल मूवमेंट जिसे हम ट्रॉफिक मूवमेंट बुलाते हैं, इसमें क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ भी हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसको, ट्रॉफिक मूवमेंट को। आइए जरा ट्रॉफिक मूवमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ट्रॉफिक मूवमेंट सबसे पहले तो आपका डायरेक्शनल होता है, बेस्ड ऑन स्टिमुलाई, कि किसकी वजह से प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है, इस बेसिस पर हमारे जो ट्रॉफिक मूवमेंट होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं। अगर बेटा जी लाइट की वजह से वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि किसी प्लांट पे लाइट पड़ रही है इसलिए वो मूवमेंट कर रहा है, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस पर लाइट पड़ रही है, मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, इसे हम बुलाएंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर ग्रेविटी की वजह से, अगर ग्रेविटी की वजह से प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है तो हम उसे बुलाएंगे जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे आप देख पा, यहाँ अच्छा यहाँ नहीं दिया गया है जियोट्रॉपिज्म का। कीमोट्रॉपिज्म बेटा जी आप अगर केमिकल्स की वजह से, आपने फर्टिलाइजर्स का यूज देखा होगा, केमिकल्स की वजह से प्लांट अगर मूवमेंट को शो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कीमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। अगर वाटर की वजह से, वाटर स्टिमुलाई है, ठीक है, वाटर स्टिमुलाई है और उसकी वजह से प्लांट मूवमेंट को शो कर रहा है तो उसे हम बुलाएंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर टच की वजह से प्लांट मूवमेंट को शो कर रहा है तो हम उसे बुलाएंगे थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। आ जाइए, नास्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। नास्टिक मूवमेंट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्मोनास्टिक, एक होता है निक्टिनास्टिक। सिस्मोनास्टिक में वही आता है बेटा जी जो कि मैंने आपको बताया, टच मी नॉट, जिसे हम मिमोसा पोडिका भी बुलाते हैं, टच मी नॉट, मतलब कि इसमें जो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है इसमें कि हमने इसको टच किया और ये क्या कर गया, ये इसने मूवमेंट शो कर दिया। होता क्या है बेटा, हम जैसे ही उस टच मी नॉट के प्लांट को टच करते हैं उसमें जो आपका उसमें एक एरिया होता है पल्वेनस, उसमें पानी भरा हुआ होता है, हम जैसे ही उसको टच कर देते हैं कोई केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो वाटर धीमे धीमे बाहर आता है, वो वाटर पल्वेनस से निकल के उस लीफ में आ जाता है, जिस वजह से लीफ हो जाती है हैवी और वो बेंट हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो आपने क्या देखा, इस प्लांट ने मूवमेंट क्यों शो किया, क्योंकि वाटर का कंटेंट इधर उधर हुआ है ना, हमने उस लीफ में टच किया तो पल्वेनस से पानी निकल के लीव्स में चला गया, जिस वजह से लीव्स हैवी हो गई, वो नीचे की तरफ झुक गई। तो वाटर के कंटेंट के चेंज होने की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे हम बुलाते हैं सिस्मोनास्टिक।
ये एक नास्टिक मूवमेंट है जिसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अब सेकेंड नास्टिक मूवमेंट है निक्टिनास्टिक। बेटा जी कई आपने प्लांट्स देखे होंगे जिनमें मूवमेंट कैसे होता है, जिनमें मूवमेंट होता है डे एंड नाइट की वजह से। मतलब कि अगर दिन हो रहे हैं तो वो एक साथ पूरे खिल गए, रात हो गई तो वो एक साथ पूरा प्लांट आपका क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ये जो मूवमेंट होते हैं इन्हें हम बुलाते हैं निक्टिनास्टिक। ये भी आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं, हमें स्टिमुलेट की डायरेक्शन नहीं पता चलती है, प्लस इनमें भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए ये दोनों ही किसके अंदर हैं, आपके नास्टिक मूवमेंट के अंदर हैं। होप सो मूवमेंट आपको काफी समझ आ गए होंगे। आगे और बातें भी अभी कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रॉफिक डायरेक्शनल मूवमेंट्स और ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसिफिक parts of a plant in response to external stimuli such as light, force of gravity, chemicals and water are called the trophism for trophic movement। क्या कह रहे हैं, जो डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में, किस वजह से, किसी स्टिमुलाई की वजह से, किसी स्टिमुलाई, आपने देखा ना प्लांट में कोई मूवमेंट हो रहा है किसी स्टिमुलाई की वजह से, जैसे कि लाइट की वजह से हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, केमिकल्स की वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है, उसे हम ट्रॉफिज्म बुलाते हैं। इस प्रोसेस को और कंडीशन को क्या बुलाते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट बुलाते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट आर वेरी स्लो। ट्रॉफिक मूवमेंट बेटा जी वो ऐसा नहीं होता कि लाइट पड़ गई और ये लो प्लांट इतना बड़ा हमें दिखाई दे गया, या हमने पानी दिया लो रूट्स इतनी बड़ी हो गई। नहीं बेटा, हम उसको साल भर पानी देते हैं तब हमें थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ इस प्लांट में मूवमेंट हुआ है, साथ में ग्रोथ भी होती है। मूवमेंट हो रहा है तो ग्रोथ तो होगी, ये बात समझो, है ना। तो क्या होता है, हम पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता एक दिन पानी दिया और प्लांट बड़ा हो गया, टाइम लगता है ना। तो सेम वही बोल रहे हैं कि ये जो आपके ट्रॉफिक मूवमेंट होते हैं ये स्लो होते हैं, पूरे साल पानी देना पड़ता है तो हमें छोटा सा मूवमेंट दिखाई देता है कि हाँ ये प्लांट बड़ा है, ठीक है। The movement of the plant part can be either towards the stimuli। अगर बेटा जी जो प्लांट पार्ट है उनके मूवमेंट स्टिमुलाई की तरफ ही है तो उसे हम बुलाएंगे पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। मान लीजिए कोई प्लांट है उस पर लाइट पड़ रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट पड़ रही है उसी डायरेक्शन में प्लांट बेंड कर रहा है तो हम इसे बुलाएंगे पॉजिटिव ट्रॉफिज्म, क्योंकि स्टिमुलाई की डायरेक्शन में ही प्लांट ने क्या किया है, रिस्पॉन्स शो किया है। अब मान लीजिए लाइट इस डायरेक्शन में पड़ रही है और प्लांट उसके अपोजिट बेंड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रॉफिज्म। क्यों, मूवमेंट तो हुआ है, मूवमेंट हुआ है, ग्रोथ भी हुई है, लेकिन स्टिमुलाई के अपोजिट डायरेक्शन में हुई है। तो ट्रॉफिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव ट्रॉफिज्म और पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। अभी जो हमने 5 टाइप्स के देखे वो किस बेसिस पर थे कि स्टिमुलाई कौन सा है ना, स्टिमुलाई क्या है, इस बेसिस पर 5 टाइप्स के थे। अब स्टिमुलाई किस डायरेक्शन में है इस बेसिस पर आपके क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। अब देखिए फोटोट्रॉफिज्म को देखते हैं। डिफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू दी लाइट। अगर लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट रिएक्ट कर रहा है, लाइट स्टिमुलाई है, उस टाइम पर कोई मूवमेंट शो कर रहा है तो उसे हम फोटोट्रॉफिज्म बुलाएंगे। जो इसकी प्लांट की जो रूट होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करती हैं। देखिए जरा, ये आपकी लाइट पड़ रही है, ये रही, सॉरी स्टेम, ये आपकी लाइट पड़ रही है, ये रही स्टेम। लाइट इस डायरेक्शन में है, स्टेम बैंड इस डायरेक्शन में कर रही है, सेम डायरेक्शन है, जिधर स्टिमुलाई है उधर ही है, तो हम इसे क्या बुलाएंगे, क्या हम इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म नहीं बुला सकते? बिल्कुल बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट पड़ रही है उसी डायरेक्शन में स्टेम मूव कर रही है। लेकिन रूट्स के साथ ऐसा नहीं होता, लाइट ऊपर से पड़ रही है, रूट्स और नीचे जा रही हैं, मूवमेंट हो रहा है रूट्स में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे जो रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करती हैं? अब हमने दोनों मूवमेंट को मिला दिया है ना, अब हमने फोटोट्रॉफिज्म दोनों मूवमेंट को मिला दिया। पहले हमने किसके बेसिस पे देखा, ये फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म स्टिमुलाई के बेसिस पर देखा। फिर स्टिमुलाई की डायरेक्शन क्या है इस बेसिस पर देखा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब दोनों को मिला दिया। अगर आपका लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो वो फोटोट्रॉफिज्म, अगर लाइट के ये डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है
तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, और जो पार्ट लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है वो नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो स्टेम हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म को शो करते हैं, रूट्स हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म को शो करते हैं। जियोट्रॉफिज्म, डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू दी ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की वजह से डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम जियोट्रॉफिज्म बुलाते हैं। जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म शो करती हैं, स्टेम नेगेटिव। क्यों? देखिए बेटा, ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे लग रही है। रूट्स किधर साइड ग्रो करती हैं? नीचे की ही साइड ग्रो करती हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रूट्स क्या कर रही हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म को शो कर रही हैं। वहीं स्टेम की बात करें तो ये नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म को शो कर रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लगती है नीचे और स्टेम हमेशा कहाँ ग्रो करती है? ऊपर की तरफ। डायरेक्शन अलग है दोनों में, बिल्कुल। मूवमेंट किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। अपोजिट भले हैं पर मूवमेंट तो है, लेकिन कैसा है? अपोजिट है इसलिए नेगेटिव। उधर ही साइड है, साइड सेम है इसलिए पॉजिटिव। अगर एक समझ आ गया ना बेटा, फिर सारे आ जाते हैं धीमे धीमे, फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। कीमोट्रॉफिज्म, डेफिनेट डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू केमिकल्स। अगर केमिकल्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम कीमोट्रॉफिज्म बुलाते हैं। हाइड्रोट्रॉफिज्म, डेफिनेट डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू दी वाटर। अगर वाटर की वजह से आपका प्लांट मूव कर रहा है तो उसे हम हाइड्रोट्रॉफिज्म बुलाते हैं। थिग्मोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म मतलब टच। टच की वजह से अगर प्लांट में मूवमेंट हो रहा है तो हम उसे थिग्मोट्रॉफिज्म बुलाते हैं। अब सब लोग बिना सोचे समझे बोल देंगे मैम टच मी नॉट, जिसमें क्या होता है? टच की वजह से मूवमेंट होता है। बेटा जी ये मत बोल देना टच मी नॉट, अभी मैंने बताया टच मी नॉट तो एक ट्रॉफिक मूवमेंट है ही नहीं। मिमोसा पोटिका को हम टच करते हैं, वो एक ट्रॉफिक मूवमेंट नहीं है, वो तो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है। मैम ट्रॉफिक मूवमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ट्रॉफिक मूवमेंट में हमेशा स्टिमुले की डायरेक्शनल पता होती है, प्लस ट्रॉफिक मूवमेंट में क्या होती है? प्लांट की ग्रोथ होती है। आपने जब टच मी नॉट को टच किया, क्या वो प्लांट ग्रोथ कर गया? क्या आपको आपके टच की डायरेक्शन पता चली? नहीं। तो वो क्या है? एक ट्रॉफिक मूवमेंट है ही नहीं, वो तो नास्टिक मूवमेंट है, और नास्टिक मूवमेंट में भी सिस्मोनास्टिक है। तो मैम थिग्मोट्रॉफिज्म में किसका एग्जांपल आएगा? बेटा आपने कई प्लांट्स देखे होंगे ना जो किसी का सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ते हैं, जैसे कि मनी प्लांट होता है ना, उसमें क्या होता है? वो किसी का सपोर्ट लेता है तो वो ऊपर बढ़ता है, बिना सपोर्ट के वो नहीं बढ़ पाता, तो वो भी तो एक टच है, और टच की वजह से ही तो ग्रोथ हो रही है। तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारा थिग्मोट्रॉफिज्म का एग्जांपल हो जाएगा मनी प्लांट। लेकिन आपका मिमोसा पोटिका, टच मी नॉट कभी भी थिग्मोट्रॉफिज्म का एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि वो एक ट्रॉफिक मूवमेंट नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। पी प्लांट डेवलप द टेंडल्स व्हिच हेल्प इन द प्लांट टू सपोर्ट दी, वही बात लिखी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। यही मुझे आपको समझाना था। नास्टिक मूवमेंट में आपको समझाया तो क्यों, पर बात लिखी हुई है तो एक बार पढ़ जरूर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सिस्मोनास्टिक, नास्टिक मूवमेंट टू टाइप्स के होते हैं, सिस्मोनास्टिक और निक्टिनास्टिक। द टर्जर चेंज अकर्स इन द थिन वॉल्ड सेल ऑफ पल्विनस, वही मैंने बोला है। टर्जर चेंज मतलब कि बेटा वही वाटर कंटेंट में चेंज, ठीक है, वाटर कंटेंट में चेंज, ठीक है। आपकी लीफ होती है, लीफ है, ये ऐसी लीफ होती है ना, ऐसी करके टच मी नॉट की, राइट, कुछ इस तरीके की लीफ होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम बुलाते हैं पल्विनस। इन पल्विनस में बेटा जी भरा हुआ होता है वाटर। वाटर हम जैसे ही इन्हें टच करते हैं, वाटर क्या होता है? लीव्स में चला जाता है, लीव्स हैवी हो जाती है और फोल्ड हो जाती है। यही बोल रहे हैं, वाटर का कंटेंट चेंज हुआ थिन वॉल्ड ऑफ द पल्विनस, causing the folding and dropping of the compound leaves. Such movement occur in response to touch. ठीक है, ये मूवमेंट किस वजह से हुआ है? टच के रिस्पॉन्स में हुआ है, ठीक है। These movements are very quick. ये मूवमेंट जो होते हैं ना बहुत क्विक होते हैं, हमें दिखाई दे जाते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट कभी क्विक नहीं हुए बेटा जी, है ना। ये हमारे मूवमेंट क्विक होते हैं, कौन से? नास्टिक मूवमेंट्स।
and are best seen in touch me not plant, Mimosa poetica, also called छुई मुई and लाजवंती और sensitive plant। देखा इतने सारे नाम है इसके टच मी नॉट के, टच मी नॉट, मिमोसा पोटिका, लाजवंती, छुई मुई, सेंसिटिव प्लांट, ये सभी इसी के नाम हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। थिग्मोट्रोफिज्म और आपका ये सिस्मोनास्टिक, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। उसके बाद आ जाइए निक्टेनास्टिक। निक्टेनास्टिक क्या होते हैं? स्लीप मूवमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया डे एंड नाइट की वजह से होते हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट में आपकी बिल्कुल मुरझा जाते हैं, सुबह होते ही उठ जाते हैं। एग्जाम्पल डेली मूवमेंट ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के मूवमेंट, आपने कई फ्लावर ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर ही फ्लावर क्या करते हैं, आपके फ्लावर निकल के आते हैं, है ना। देखे होंगे कई प्लांट्स ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हमें फ्लावर दिखेंगे निकलते हुए, वही बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिया गया है। नास्टिक मूवमेंट देखिए, डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है उसकी स्टिमुलाई, जो आपका मूवमेंट है उसको देखकर हम स्टिमुलाई की डायरेक्शन नहीं पता लगा सकते, जैसे कि टच मी नॉट। ग्रोथ डज नॉट टेक्स प्लेस, ग्रोथ भी नहीं होती है। क्या आप टच मी नॉट को छूते हैं तो वो बड़ा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मूवमेंट आर फास्ट, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, हमें दिखाई देता है। दी फोल्डिंग अप एंड ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स इन सेंसिटिव प्लांट, ठीक है। सेंसिटिव प्लांट की लीव्स का फोल्डिंग होना और नीचे झुक जाना क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। इसमें जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो स्टिमुलाई के डायरेक्शन में भी डायरेक्शन में ही होता है। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर होता है, ठीक है। ग्रोथ टेक्स प्लेस, ग्रोथ भी होती है यहाँ पे। मूवमेंट्स आर स्लो, मूवमेंट स्लो होते हैं। एग्जांपल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। आपकी किसी लाइट का पड़ना और आपकी जो शूट है उसका ग्रो कर जाना। अब आपने देखा होगा आपके घर में एक प्लांट है, उस पर डेली लाइट पड़ रही है, क्या आपको ऐसा होता है कि लाइट पड़ी और वो इकट्ठा बढ़ गया? नहीं ना। आप क्या, अब धीमे 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 देखते हो उस पर डेली पड़ती जा रही लाइट, तब वो बड़ा हुआ है। अभी मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि ऐसा क्या होता है कि लाइट के पड़ने पर प्लांट में बहुत टाइम बाद ही सही लेकिन मूवमेंट दिखाई देता है। तो ये मूवमेंट क्यों दिखाई दे रहा है ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अब बेटा जी मूवमेंट की बात हमने प्लांट में कर ली है कि कैसे मूवमेंट होता है, क्या होता है। मैंने बताया ना प्लांट में दो तरीके से रिस्पॉन्स और रिएक्ट करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट को। तो ये आपका वाटर का देना, ग्रेविटी, केमिकल्स, टच प्लस आपकी लाइट, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट ही तो है, स्टिमुलाई तो है। इनकी तरफ प्लांट ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया और रिस्पॉन्स किया। अब एक और तरीका है प्लांट के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो क्या है? केमिकल कंपाउंड्स। उन केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या बुलाते हैं? हार्मोन्स बुलाते हैं। हमारे बॉडी में हार्मोन्स प्रेजेंट है, प्लांट के बॉडी में भी हार्मोन्स प्रेजेंट है, और ज्यादातर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम प्लांट की बॉडी में ये हार्मोन्स ही कर देते हैं। हमारे पास इतना तामझाम है, इनके पास इनके दाता बस इनके हार्मोन्स ही हैं। जहाँ प्लांट बहुत चिंता में बैठा रहता है ना कि मैं क्या करूं, मेरे पास ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वहाँ हार्मोन्स कहते हैं बेटा चिंता मत करो, मैं हूं, मैं तुम्हारी बॉडी में सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो आइए अब हम इन हार्मोन्स की बातें कर लेते हैं। A phytohormone can be defined as a chemical substance which is produced naturally in plant. Phytohormones क्या है? आपके कुछ केमिकल्स का सब्सटेंस है जो कि प्लांट की बॉडी में बेटा जी नेचुरली प्रेजेंट है एंड इज कैपेबल ऑफ ट्रांसलोकेशन एंड रेगुलेटिंग वन और मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो कि क्या है बेटा जी? प्लांट की बॉडी में जितने आपके काम हो सकते हैं वो करवाने के वो कैपेबल हैं। Different plant hormones helps to control the growth and development in response to the environment. ऐसा नहीं है कि एक ही कोई हार्मोन ये काम कर रहा है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग हार्मोन्स हैं और ये सभी हार्मोन्स प्लांट में मिलकर क्या करवा रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं, अलग अलग चीजों की तरफ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहे हैं। They are synthesized at places away from where they act and simply diffuses to the area of action. ऐसा नहीं है कि ये जहाँ बन रहे हैं वहीं ये काम करते हैं, ये किसी एक जगह पर बन जाते हैं प्लांट की बॉडी में,
ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये धीमे 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 पूरे प्लांट में डिफ्यूज हो जाते हैं और ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय द वेंट वाज ऑक्सिन। जो सबसे पहला प्लांट हार्मोन है जिसको हमने डिस्कवर्ड किया है, हमने मतलब कि साइंटिस्ट है, ठीक है, हमने डिस्कवर्ड किया है, वो कौन सा है, वो है ऑक्सिन। किसने डिस्कवर्ड किया था, सर का नाम क्या था, सर का नाम था वेंट, ठीक है। अब प्लांट के बॉडी में हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले हार्मोन है बेटा जी ऑक्सिन, उसके बाद है साइटोकाइनिन एंड देन आपका जिब्रेलिन्स, उसके बाद एबीए, उसके बाद इथाइलिन। अब देखिए बेटा, ये मैम 5 टाइप्स के हार्मोन हैं, लेकिन इनको 5 को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये जो 3 है बेटा जी, ये हैं आपके ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर। ये 2 जो हैं ये हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर। देखिए बेटा जी, क्या होता है, आपके घर वाले हमेशा आपको क्या कहेंगे, पढ़ाई करो करो करो, पढ़ाई करो। कितने भी आपका मूड खराब है, आप थके हुए हैं, उनको बुरा लगेगा, लेकिन एट लास्ट वो आपसे यही करेंगे कि कोशिश करो कि आप पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उनको आपकी ग्रोथ चाहिए, उन्हें आपको सक्सेसफुल देखना है, ठीक है। वही आपके फ्रेंड्स आ जाएं, आपका देखा उन्होंने कि मूड खराब है, कि यार मूड सही नहीं है, तो फ्रेंड्स कहेंगे अरे यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, आज क्लास बंक करते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं, घूमने चलते हैं कहीं। तो आपके आसपास 2 तरह के लोग हैं ना, एक वो जो आपकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, एक वही आपके फ्रेंड्स कि यार तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो यार आज छोड़ो, ये बंद कर दो, आज कहीं घूम के आते, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, उन्होंने, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। हाँ, लेकिन जरूरी दोनों थे। आपके घर वाले जो आपसे कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्लस आपके फ्रेंड्स जो हैं जिन्होंने आपका जो मूड बहुत ज्यादा ऑफ था या आप थके हुए थे, आपका मन नहीं था, उस टाइम पे आपकी हेल्प करी और आपको बोला कि भाई पढ़ाई बंद कर दो और चलो घूमने, वो भी उस टाइम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। भले आपकी ग्रोथ इनहिबिट हुई, लेकिन जरूरी तो आपके लिए दोनों हो, ये बात फैक्ट है। सेम उसी तरीके से आपके बेटा जी प्लांट में भी ना ये दोनों तरीके के ही हार्मोन जरूरी हैं। भले ये ग्रोथ को इनहिबिट कराते हैं, लेकिन उतना ही रोल इनका है प्लांट बॉडी में, ठीक है, इतने ही जरूरी है ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए जितने की ये हैं, ठीक है। तो प्लांट के बॉडी में भी 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एक वो जो घर वालों की तरह हमेशा काम करवाते रहते हैं, दूसरे वो जो फ्रेंड्स की तरह हमें चिल रखते हैं। तो आ जाइए इन दोनों को भी पढ़ना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन को पढ़ते हैं। When growing plant detect the light, a hormone called auxin synthesized at shoot tips and helps the cells to grow. देखिए बेटा हो क्या रहा है, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। ये आपका क्या है, प्लांट है। आर्ट मेरी बहुत ज्यादा गंदी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या है, ये एक सन है, सन से क्या पढ़ी, सनरेज पढ़ी, ठीक है, सन से क्या पढ़ी, सनरेज पढ़ी। जैसे ही सनरेज पढ़ी, स्टिमुलाई आ गई ना, सनलाइट स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई आ गई। प्लांट ने क्या किया, बेंड किया। क्यों बेंड किया, मैं बार बार बोल रही थी ना, सनलाइट पड़ती है, प्लांट मूव करता है, बेंड होता है, मूवमेंट होता है, आपका ट्रॉफिक मूवमेंट होता है। अब बताती हूँ क्यों होता है। जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ी, इस प्लांट पर जैसे ही सनलाइट पड़ी, इसकी शूट टिप पर सनलाइट की वजह से ऑक्सिन नाम का हार्मोन बनना शुरू हो गया। अब जिधर लाइट पड़ती है उधर बहुत ज्यादा ऑक्सिन बन जाता है, और बहुत ज्यादा ऑक्सिन की वजह से प्लांट एक डायरेक्शन में बेंड कर जाता है। तो लाइट पड़ने पर प्लांट इसलिए बेंड करता है। अब समझे, वही बात लिखी हुई है, ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट द लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप्स हेल्प द प्लांट्स टू, जो कि आपका क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। ये प्लांट को क्या करेगा, हमेशा ग्रोथ में ही हेल्प कराएगा, तो ये ग्रोथ में हेल्प कराता है। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. अब ऐसा नहीं है लाइट इधर पड़ रही है तो ऑक्सीजन इधर बन रहा है,
हाँ, इधर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होगा, इस वजह से प्लांट झुक गया है, लेकिन आपका प्लांट क्या होगा, धीमे धीमे आपका ये जो ऑक्सीजन है पूरी बॉडी में आपका क्या हो जाएगा, प्लांट की में डिफ्यूज हो जाएगा। The concentration of the oxygen stimulate these cells to grow longer on the one side of the shoot which is away from the light, thus the plants appears to be bent towards the light। जो कि ऑक्सीजन आपकी शूट टिप पर बना है, इसलिए शूट टिप पर आपका ज्यादा कंटेंट होता पूरे में ही है ऑक्सीजन, लेकिन जो कि बन वहां रहा है इसलिए उसका कंसंट्रेशन शूट पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्लांट एक साइड की तरफ बेंड कर जाता है। और ये ऑक्सीजन कराता क्या है, प्लांट को ग्रो कराता है, सेल को डिवाइड कराता है। आपको पता है सेल डिवाइड होंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो प्लांट की ग्रोथ तो अपने आप हो ही जाएगी। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ सेल में हेल्प कराता है, सेल एलोंगेशन कराता है, इन सब चीजों में हमारा ऑक्सीजन हेल्प करता है। ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है। प्रोमोट द सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन, सेल डिवीजन कराता है, एलोंगेशन कराता है। कॉज एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब कि शूट पे बढ़ रहा है इसलिए ऊपर की तरफ प्लांट ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से साइड साइड में थोड़ा सा इनहिबिट हो जाता है। यूज इन अ पार्थेनोकार्पी, अब पार्थेनोकार्पी क्या होती है बेटा जी, आपने कई प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिनमें सीड नहीं पाई जाती, उन प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना वो हमारे ऑक्सीजन की वजह से, कि आपका बनाना, कभी बनाना में आप सीड नहीं देखेंगे, तो वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, तो उनमें हमारा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ग्रो होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बनता है। हेल्प इन रूट इनिशिएशन, कटिंग और द डिफरेंशिएशन। ठीक है, रूट बनवाने में, कटिंग में, डिफरेंशिएशन में, इन सब में हमारा ऑक्सीजन हेल्प कराता है। उसके बाद आ जाइए एक और ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन पे, दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के फंक्शंस क्या होते हैं, जिब्रेलिन जो है आपको, जो कि मैंने बताया ये भी ग्रोथ प्रोमोटर है, तो प्लांट की ग्रोथ ही कराएगा, आगे ही बढ़वाएगा, है ना। तो सबसे पहले स्टेम, हमारा जो ऑक्सीजन था वो क्या कर रहा था बेटा जी, वो शूट को इलोंगेट करवा रहा था, वो शूट को इलोंगेट करवा रहा था। वहीं अगर हम बात करें हमारे जिब्रेलिन्स की, तो जिब्रेलिन क्या कर रहा है, स्टेम इलोंगेशन करा रहा है। ऊपर से किसने ग्रोथ करा दी, ऑक्सीजन ने करा दी। स्टेम भी किसने ग्रोथ करा दी, जिब्रेलिन्स ने करा दी। हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में हेल्प कराता है। ये हमारे कुछ फंक्शन है किसके, हमारे जिब्रेलिन हार्मोन के। आ जाइए साइटोकाइनिन, जो क्या है आपका, जो एक और आपका ग्रोथ प्रोमोटर ही हार्मोन है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, या आपका ये भी सेल डिवीजन कराता है। एंड इट इज नेचुरल, ये नेचुरली प्रेजेंट है। देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन। आपका ये भी ग्रोथ करा रहा है, ग्रोथ तो ऑक्सीजन भी करा रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्विक ग्रोथ कराता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई प्लांट ऐसे होते हैं जो नॉन सीजन में भी मिल जाते हैं, जिनका सीजन नहीं होता वो फिर भी मिल जाते हैं, तो वो कैसे आ गए, हमने उनके ऊपर साइटोकाइनिन डाल दिया। साइटोकाइनिन की वजह से क्या हुआ, उनकी जब ग्रोथ होनी थी उससे पहले हो गई और वो हमें पहले ही मिल गए। तो ये उन एरिया में साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है जहां पर हमें बहुत रैपिड ग्रोथ चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, सीड हो गए, ये हमें मिल जाते हैं नॉन सीजन में भी। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन, यही सेल डिवीजन कराते हैं। सप्रेस एपिकल डोमिनेंस, जो कि आपने देखा आपका शूट क्या था वही करवा रहा था एपिकल डोमिनेंस, ये क्या करवाता है, स्टेम को इलोंगेट कराता है। तो ये कोशिश करता है कि शूट कम बढ़े, हम ज्यादा बढ़ जाएं, तो कहीं ना कहीं ये एपिकल डोमिनेंस, एपिकल मतलब टॉप वाला पार्ट, एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है। हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराता है, प्लांट की थिकनेस को बढ़ाना, है ना, लंबा ऑक्सीजन ने कर दिया था, ये थिकनेस बढ़ा देता है। प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेसी, बेटा डोरमेसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लांट बहुत थका हुआ, बूढ़ा, पुराना, ड्राई ऐसा होता है, तो ये डोरमेसी को लेके नहीं आ रहा, ये प्लांट को थका नहीं रहा है, प्लांट को अनहेल्दी इनएक्टिव नहीं बना रहा है, ये डोरमेसी को ब्रेक कराता है क्योंकि ये एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, साइटोकाइनिन डोरमेसी को ब्रेक कराता है। डोरमेसी क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट क्या है, इनएक्टिव है, थका हुआ है, ड्राई है, एजिंग हो रही है, प्लांट की लीव्स गिर रही हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जैसे कि क्या है, ये है भाई हमारे फ्रेंड्स
जो कि हमें चिल रखने की कोशिश करते हैं, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन और डोपामिन। इसको हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बुलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स ने हमारा स्ट्रेस बस्ट किया था, उसी तरीके से ये प्लांट का स्ट्रेस बस्ट कर देते हैं। अब देखिए बेटा, एक केस देते हैं, जैसे कि प्लांट बहुत ड्राई कंडीशन में है, उसको पानी मिल नहीं रहा है, तो लेकिन आपको पता है पानी मिले ना मिले प्लांट की बॉडी में कंटिन्यूसली क्या चल रहा है? ट्रांसपायरेशन चल रहा है। ट्रांसपायरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स। अब प्लांट को पानी मिल नहीं रहा है और लीव्स में से पानी बार बार निकल ही रहा है ना, पानी निकल रहा है, जो है वो भी बच नहीं रहा है क्योंकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब इस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये ट्रांसपायरेशन को थोड़ा सा रोक देगा कि इसने रुकावट पैदा की है, प्लांट के एक प्रोसेस को रोका है, लेकिन उस टाइम पर वो प्रोसेस का रुकना जरूरी था क्योंकि प्लांट के पास पानी नहीं था। तो इसने चीजों को तो इनहिबिट किया है, पर वो प्लांट के लिए अच्छी थी। जैसे आपके फ्रेंड्स ने आपकी पढ़ाई तो रोकी थी, लेकिन वो आपके लिए अच्छी थी, इसलिए आपने उन्हें क्या बुलाया? स्ट्रेस बस्टर बुलाया। उसी तरीके से इनको भी हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बुलाते हैं। आई थिंक सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इनहिबिट द ग्रोथ हैंस आर कॉल्ड एंटीऑक्सिन और एंटीजिब्रेलिन्स। ये क्या करते हैं बेटा जी? प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, जो कि जरूरी होती है कभी कभी। अब मान लीजिए प्लांट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते बढ़ते घरों से बड़ा बड़ा, बिल्डिंग से बड़ा बड़ा प्लांट हो गया, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। एक लिमिट में ही बढ़ना है ना। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो कहते हैं बस भाई इतना ही था, तुमको इतना ही बड़ा होना है, इससे ज्यादा नहीं होना है। तो ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये रोकता है। हमें भी तो अपनी हाइट एक लिमिट तक ही चाहिए। क्या आपको चाहिए 8 फीट के आप हो जाए? नहीं ना, हमें एक लिमिट में हाइट चाहिए। फिर हम भी कहते कि भाई अब बस रुक जाए हमारी हाइट। सेम विद दिस, वही ये कराते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। और वही ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स क्या करा रहे थे? ग्रोथ को बढ़ा रहे थे। तो ये कह सकते हैं वो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो ये क्या है? ये इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के। तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? ABA एब्सिसिक एसिड को इन्हें हम बुलाते हैं एंटीऑक्सिन और एंटीजिब्रेलिन्स। Reduce transpiration by closing the stomata under the water stress condition, hence are called the stress hormone. ये क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर देते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, वाटर का निकलना। ठीक है, अब पानी है नहीं, पानी निकल ही रहा है, तो क्या होगा? इसमें बुरा ही हो जाएगा ना प्लांट के साथ। तो ये रोक देते हैं ट्रांसपायरेशन को। कैसे रोकते हैं? स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। कब? जब पानी की कमी आ जाती है। इसलिए हम इन्हें क्या बुलाते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बुलाते हैं। स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक जोन एंड कॉज द विटलिंग ऑफ द लीव्स। ये लीव्स को गिराने में भी हेल्प कराते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये एक आपका प्लांट है, उस पर बहुत सारी अलग अलग लीव्स लगी हुई हैं, मगर ये लीव्स को खाना वगैरह मिल नहीं रहा है, बूढ़ी हो गई है, तो ड्राई हो गई है, तो इनका रहना बेकार है ना प्लांट के लिए, झड़ जाएंगी, ज्यादा अच्छी बात है, तो नई लीव्स आ जाएंगी। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एक ऐसे करके जोन बना लेता है, अपना एरिया बना लेता है, जहां पर इसका कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है? इस जोन की वजह से ये लीव क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है, गिर जाती हैं। तो वही ये बता रहे हैं, एक एब्सिशन जोन बना लेता है, जिस वजह से हमारी जो ड्राई लीव्स है वो नीचे गिर जाती है, जिनका गिरना जरूरी था, जो कि इसने इनहिबिट ही किया है, चीजों में रुकावट ही लाई है, लेकिन वो रुकावट भी हमारे प्लांट के लिए जरूरी थी। इथाइलिन बेटा, ABA और इथाइलिन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस बस इतना है, ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है प्लांट के अंदर, प्लस ये क्या है? ये आपका एक गैसियस हार्मोन है। ठीक है, यही एक हार्मोन है जो गैस फॉर्म में प्लांट में पाया जाता है और बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। बाकी इसके फंक्शन क्या थे? इसके फंक्शन बिल्कुल सेम ही होते हैं ABA जैसे। ये भी प्लांट की एज को बढ़ाता है ना, और ये क्या करता है? फल को बेटा पकाने में हेल्प कराता है, प्लांट को बूढ़ा करता है, एजिंग करता है, इन सब में ही इसकी हेल्प करता है। तो फाइनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने प्लांट्स में पूरा पढ़ लिया है, जिसमें हमने जाना किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में होता है। तो मूवमेंट की वजह से होता है और हार्मोन्स की वजह से होता है। मूवमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, आपके ट्रॉफिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट में प्लांट की ग्रोथ होती है, स्टिमुलस की डायरेक्शन पता चलती है।
प्लस नास्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रॉफिक मूवमेंट 5 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुली। अगर लाइट है तो फोटोट्रॉफिज्म, ग्रेविटी है तो जियोट्रॉफिज्म, वाटर है तो हाइड्रोट्रॉफिज्म, केमिकल है तो कीमोट्रॉफिज्म और अगर टच है तो थिग्मोट्रॉफिज्म। वहीं आपके नास्टिक मूवमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, सेस्मोनास्टिक और निक्टिनास्टिक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने हार्मोन्स पढ़े। हार्मोन्स 5 पढ़े, कौन कौन से पढ़े, ऑक्सिन पढ़ा, जिब्रेलिन पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा, एबीए पढ़ा, एथिलीन पढ़ा, जिसमें से 3 स्टार्टिंग के क्या हैं, हमारे ग्रोथ प्रोमोटर हैं और लास्ट के 2 क्या हैं, ग्रोथ इनहिबिटर हैं। तो ये सब कुछ मिलकर क्या कराते हैं, प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन का एक साथ मिलकर सिस्टमेटिक वे में काम करना, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कराने के लिए, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कराने के लिए, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो फाइनली एक पार्ट, इसका बहुत बड़ा पार्ट हमारे चैप्टर का खत्म हो गया है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसका एनिमल वाले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।